पिताजी सर कब सर्विस में आए थे, आईपीएस कब बने थे? मेरे पिताजी का बैच था 1951। 1951, आजादी के जस्ट बाद। 21-22 साल में सर यूपीएससी कैसे निकाल लिए आप? मैथ्स और फिजिक्स में कुछ करने की जरूरत थी नहीं। हाँ, क्योंकि मैथ्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। बिहार जब अनडिवाइडेड था सर, तो जब झारखंड भी हमारा पार्ट था, रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा थे। डेटा कहता है कि झारखंड के हटने के बाद जो हमारा मेजर रिसोर्स था, लगभग लोग कहते हैं 87%, एंड टू बी प्रिसाइज आई डोंट नो एग्जैक्टली, 87% रिसोर्सेस झारखंड में चले गए। जो वित्तीय ढांचा था वो हमारा एक तरह से तहस नहस हो गया। आप सर झारखंड के टाइम में आपने बताया कि रांची में ही आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई, फिर पुलिस एकेडमी हैदराबाद से आने के बाद, तो वहाँ की सर क्या मेमोरी है आपकी, जिसमें झारखंड था और रांची में जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी? झारखंड में मैंने जो सबसे लंबी पोस्टिंग की है वो है सीबीआई एसपी रांची। तो डायरेक्टली आपके नीतीश जी से बात होती थी? एकदम, हाँ, डायरेक्ट। रणवीर सेना के जो चीफ थे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, तो उनके ऊपर पॉलिटिकल बहुत सारे केसेस भी हुए, बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे, और कुछ केसेस में उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर जेल से वो आए, फिर वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फिर उनका मर्डर हो जाता है, और आज तक टिल डेट जब आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें सर फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया। हेलो एवरीवन, टू ऑल माय व्यूअर्स, a very good evening to you all. My dear viewers, as you all know that we bring before you all the legendary people, those achievers across the country, those who have been exceptionally well, or their career are something to be emulated or internalized by the young brains all across the nation. So in the series of our podcast, that is Court Kachari by Avinash, only the second podcast. Earlier the previous one was with SPG Chief Ranveer Singh ji. Today we are bringing before you none other than one of the greatest intellectual personality that you can have on your platform. That is, if I start introducing him in a complete frame, then it would take me at least 10 minutes to give his introduction in a proper manner. But to start with, in the meanwhile, say during our podcast, we shall be talking about so many things. But just to start with, I am telling you, and I am breaking it before you all, that our guest for today is former Director General of Police, former DGP Bihar, Abhyanand sir. Abhyanand sir doesn't need any introduction at any level, at any front. His life, his journey, his passion, his entire life till date has been dedicated, devoted, and in a very precise manner determined to the largest section of the society, and to especially to the marginalized people of the society from any say caste, creed, section, say you can, on any basis you can take it. So Abhyanand sir, because of his super achievements, you know, many people comment and they have even given me in the comment box that कि सर आप जिनको भी बुलाइएगा वो ऐसा सिर्फ पॉलिटिशियन या फिर कुछ उस तरह के लोग नहीं हो जिनका कुछ सोसाइटी में योगदान नहीं हो, कंट्रीब्यूशन नहीं हो, सिर्फ नाम बड़ा हो कि भैया मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। आप मुझे जान रहे हैं, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे समाज के जो रियल में आदर्श है, हमारे समाज के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो जर्नी हम लोग देखते हैं, तो जो सही मायने में उस मर्यादा को स्थापित किए हैं हर वॉक ऑफ लाइफ में, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे बुला रहे हैं। और अभी जर्नी लंबी है, ये तो हमारा सेकंड पॉडकास्ट है सिर्फ, बट आई कैन एश्योर यू विद माई फुल कन्विक्शन दैट आई शैल नॉट बी compromising in our guest list. So in order to keep up with the tunes of that, fine tunes with that particular assurance, our guest today is DGP Abhyanand sir.
And sir, I welcome you all. Sir, excuse me, sir. धन्यवाद अविनाश जी, आपने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा, पता नहीं मैं उसके कितने लायक या काबिल हूँ, फिर भी आपने बुलाया तो मैं आ गया। बिल्कुल सर, और जो प्रश्न आप करना चाहें निधड़क करें, निधड़क उत्तर भी मैं दे दूंगा। बिल्कुल सर। I once again I welcome you, sir. I welcome you on our podcast Court Kachari by Avinash. This is only the second podcast, and I'm very glad. And in fact, I would say that I'm honored and privileged to have you here, sir. थैंक यू अगेन। और आप हिचके नहीं, जो भी प्रश्न पूछना हो वो पूछे, मैं उत्तर दूंगा। So viewers, बस 2 लाइन में सर ने पूरी समरी दे दी। जनरली लोग आते हैं, या फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया, सर मुझे गेस्ट बनाइए। उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन और अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ के लोग थे। उनका पहला ये था, सवाल पहले हमसे ले लीजिएगा और उसके बाद सवाल ले लीजिएगा और हम प्रिपेयर करके आएंगे, तब आप हमसे पूछिएगा और एकदम स्क्रिप्टेड होगा। बट सर, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोस मैल प्रैक्टिसेस, एंड सर ऑल्सो डजंट बिलीव। हमने सर से रिक्वेस्ट किया और कल ही रिक्वेस्ट किया, सर ने कंसेंट दिया और आज सर सामने है। और कुछ भी, बिल्कुल सब कुछ अनफिल्टर्ड है, अनस्क्रिप्टेड है, एकदम इनोसेंट आंसर्स और इनोसेंट क्वेश्चंस होंगे। दैट आई कैन प्रॉमिस एंड एश्योर यू। सर पहला सवाल सर हमारा आपसे यही है कि बिहार में और हिंदी हार्टलैंड में, बिहार यूपी में स्पेशली, आईपीएस का बड़ा क्रेज है सर, यूपीएससी का बहुत क्रेज है। और आईपीएस तो मतलब एक थाना का जो दरोगा भी होता है, जो एक थाना प्रभारी भी होता है, उसको लोग बड़े कि बहुत पावरफुल है। आप सर आईपीएस बने, बड़े कम एज में बने, फिर डीजीपी तक से हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफिस आप वहां तक पहुंच गए सर। इसके बारे में आपका पहली राय क्या, प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? जो शब्द है आईपीएस, इसमें 3 लेटर हैं, इंडियन पुलिस और सर्विस। इन तीनों में से किसमें आपको शक्ति का आभास मिलता है? इंडियन सर्विस। तो अगर सर्विस है तो पावर नहीं है जी, और पुलिस है तो फिर कानून से बंधन में है, कानून के बंधन में पुलिस काम करती है। जी जी। तो मुझे तो तीनों लेटर्स से जो अर्थ निकलता है उसमें एक में भी शक्ति का आभास नहीं मिलता है। That's why sir you are so grounded and you have been so grounded. But these days IPS जो भी बन रहे हैं सर, with all due respect, सब बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत घमंड भी है सर। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बात का घमंड है। समाज में इतने तरह के प्रोफेशंस हैं, उसमें से एक ये भी है। एकदम एकदम सर। तो फिर घमंड होने का कोई खास कारण तो हमको समझ में नहीं आता। सर नेक्स्ट सवाल सर ये है कि जब पहली बार जब सर आपने यूपीएससी दिया, और जैसा कि सर आपने अभी कुछ देर पहले आपके घर पे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया पहले अटेम्प्ट में आपने सर यूपीएससी निकाल लिया, कैसे, मतलब ये कैसे सर, पहले कैसे दिमाग में आया कि यूपीएससी देना है आपके? क्योंकि पूज्य पिताजी खुद डीजीपी बिहार राज्य के रहे, तो वो खुद आईपीएस थे सर। ऑफ कोर्स घर में इंस्पिरेशन मिला होगा आपको, लेकिन आपका कब माइंड मेकअप हुआ कि हमें यूपीएससी देना है? आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि घर के अंदर जब मेरा जन्म हुआ और मैं अपने इर्द गिर्द देखना शुरू किया तो पुलिस ही को देख रहा था। हाँ हाँ हाँ। जो मेरी पहली मेमोरी है मेरे लाइफ की, वो है सिंहभूम, एक डिस्ट्रिक्ट है, अब झारखंड में चला गया। तो वहाँ के एसपी थे मेरे पिताजी। अच्छा। और पहला मेमोरी है उस एसपी के रेसिडेंस का, पुराना बंगला, और एसपी लोगों का बंगला थोड़ा बड़ा होता था, चारों तरफ से डल बल लगा रहता था। तो वो मेमोरी है हमारी सबसे पहली। तो पुलिस कोई बहुत बड़ी चीज होगी
ये तो आभासी नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट हैंड घर में देखा सारा कुछ। हमेशा वही। एक वाकया बाद का भी है, एंड ऑफ पुलिसिंग का। जी बताइए सर। लालू जी को कुछ परेशानी थी तो उन्होंने फोन किया, तो हमने कहा कि आप अपनी चिंता कीजिए, हाँ। मेरी चिंता मत कीजिए। क्योंकि मेरे उम्र के आईपीएस लोग 35 साल, 36 साल, 37 साल देखते हैं पुलिस, जी। मैं 60 सालों से देख रहा हूँ। उसमें आप कहाँ थे सर, कहाँ पोस्टेड थे, किस रैंक पे थे? मैंने स्वयं मांगा था कि डीजीपी से हट करके मुझे डीजी होमगार्ड बना दिया जाए हाँ 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 और अंतिम 5 महीना बख्श दिया जाए। हाँ हाँ। तो उसी संदर्भ में कुछ बातें हो रही थी, मौका आएगा इंटरेक्शन के दौरान वो भी संदर्भ बता दूंगा। जी। तो फिर ये बात हुई कि एक ई करावे में हमारा कोई योगदान ना रहे, लालू जी ने कहा कि डीजीपी से डीजी कराने में डीजी होमगार्ड कराना। मेरा कोई योगदान न रहलवानी है। कि आप अपनी चिंता कीजिए, मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ मैंने मांगा है और क्यों मांगा है वो मैं जानता हूँ। हाँ हाँ। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि आप जितने लोगों से बात करते होंगे या जानते होंगे आईपीएस में, वो 35, 36, 37 साल नौकरी की देखा होगा उन्होंने, आईपीएस देखा होगा। मैं जन्म से देख रहा हूँ। सही बात है। तो फिर उसमें उसके साथ मेरा कोई लगाव ही नहीं है। हाँ हाँ, जो पावर है, जो पावर अटैचमेंट है, तो नहीं, बचपन से मैं लगाव देख ही रहा हूँ। हाँ हाँ जिस चीज को मैंने सुबह शाम दिन रात जिया है, और वो भी 35 साल नहीं 60 साल, तो उससे क्या अटैचमेंट हो। और पॉलिटिकली सर ये खबर उसमें आ गई कि मीडिया में, जैसा कि मीडिया ने पब्लिश कर दिया कि रिमूव किया गया है। लिखने को तो कोई कुछ भी लिख सकता है, हाँ। लेकिन जो मसाला बनाने के लिए। मैंने सोचा, मैंने अंडरगो किया, वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। वापस चलते हैं सर। जब आप ज्वाइन किए सर, तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी? हम लोग हैदराबाद से लौट के आते हैं ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी से। एक कैडर अलॉट होता है। हाँ हाँ बिहार कैडर अलॉट हुआ तो 1 साल ट्रेनिंग के लिए एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट था रांची। अच्छा। तो रांची में मैंने 1 साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, और तब पहला इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, और वो चार्ज था एएसपी सासाराम। अच्छा, एडिशनल एसपी सासाराम। एडिशनल नहीं, असिस्टेंट एसपी सासाराम। वो Okay. एसडीपीओ जिसको अभी कहते हैं। साधारण कहते हैं, हाँ। तो पावर से एसडीपीओ का होता है, अच्छा लेकिन डेजिग्नेशन कहलाता है एएसपी। अच्छा अच्छा। डीएसपी लोग जो आते हैं स्टेट हाँ। सर्विस से, उनको कहते हैं एसडीपीओ या डीएसपी सासाराम। हाँ, लेकिन जो यूपीएससी से। आईपीएस होते हैं उनको एएसपी कहा जाता है। हाँ हाँ। सर एक बात और बताइए सर, कि बिना कोचिंग के निकालना बड़ा मुश्किल काम है यूपीएससी। मतलब यूपीएससी के बारे में तो हर कोई जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स इन द कंट्री, और टफेस्ट एग्जाम, 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और इंटरव्यू बोर्ड भी काफी टफ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट तक चले जाते हैं इंटरव्यू में, 2 बार 3 बार 4 बार, वो फाइनली बन ही नहीं पाते हैं। आप सर साइंस कॉलेज से निकलते हैं और बिना कोई कोचिंग के, बिना तैयारी के फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हिट द बुल्स आई। कैसे ये संभव कैसे हुआ? मैंने विषय अपना लिया था फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। हाँ हाँ दोनों मेरा चॉइस का विषय था, जिसमें मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी कॉलेज में, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। तो दोनों में नंबर जम के आए, इसलिए
क्वालिफाई कर गया था, और इंटरव्यू में भी जो सवाल पूछा गया उस तरह से कुछ जवाब दे दिए होंगे। हाँ हाँ। हमको ऐसे सेटिस्फैक्ट्री बहुत लगा नहीं था मेरा इंटरव्यू, अच्छा बट फिर भी हो गया। जी। पिताजी सर कब सर्विस में आए थे, आईपीएस कब बने थे? मेरे पिताजी का बैच था 1951। 1951, आजादी के जस्ट बाद। हाँ, तो पहला फर्स्ट बैच आईपीएस का हुआ था 1948, 8 में। सेकेंड 49, 50 और फोर्थ बैच में हुआ है। हिस्टोरिक थिंग अगेन। एंड देन यू एंटर द सर्विसेज इन 1977। 77। तो 1977। वो 28वें डीजीपी थे बिहार के, हाँ। और मैं 48वां डीजीपी था। My dear viewers, again I would like to categorically assert that this is in the history of Bihar, this has never ever been that a father son duo has been the DGP Bihar, और आई थिंक प्रोबेबली सर ये पूरे देश में भी कहीं नहीं हुआ है, और होंगे भी तो एक आध लोग होंगे। हाँ, आइडिया नहीं है, और भी एक आध हो सकता है हो। बिल्कुल। तो जहाँ तक सर मुझे ध्यान में है कि बिहार में तो कोई भी नहीं है, और पूरे कंट्री में भी शायद नहीं होंगे। तो बहुत 1928वें डीजीपी सर के फादर बनते हैं, और 48वें मतलब 20 बाद 48वें डीजीपी सर बनते हैं। हैट्स ऑफ सर, मतलब ये बड़े गर्व की बात है कि आप इतने इंटेलेक्चुअली और इतने पढ़ाई एकेडमिकली जुड़ाव रखने वाले परिवार से सर आप आते हैं। और इतना ही नहीं, ये जुड़ाव दिखता भी है सर, क्योंकि आपने इतने सारे बच्चों को आईआईटी भेजा, और नॉट ओनली आईआईटी, मैं तो जहाँ तक आपके बारे में सर सुना हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पहले से आपके टाइमलाइन को फॉलो कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े अचीवर के रूप में, एक आइडियल के रूप में बिहार में शुरू से रहे, तो हमने आपको काफ़ी फॉलो किया, मैंने तो पर्सनली किया है काफ़ी फॉलो। तो जहाँ तक बातें छल करके आती है वो ये आती है कि लोगों को ये पता है कि सर ने सिर्फ आईआईटीएन बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर, आपने सिर्फ आईआईटीएन नहीं बनाया है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे, जैसे जो फिजिक्स आपसे पढ़ा, वो सर बहुत सारे डॉक्टर्स भी बने हैं। जो सब जिनको सर आपने गाइड किया, मोटिवेट किया, वो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में भी बड़े ओहदे तक पहुंचे हैं। सर ये एकेडमिकली इतना जुड़ाव आपका कहाँ से आ गया, पढ़ाने पढ़ने वाला? मैं मूलतः टीचर नहीं हूँ। हाँ हाँ। दिस इज ए डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ टीचर। ओके। लेकिन टीचर का जो मौलिक गुण होता है वो सारा वो है। कहीं ना कहीं से घुसा था, वो मेरी जानकारी में भी नहीं था। हाँ हाँ। हुआ ये कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, पटना में पोस्टिंग थी, और मैंने देखा कि जो हालत है स्कूल सबकी, उसमें बच्चे अगर बढ़िया स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे तो इनको जॉब भी नहीं मिलेगा कहीं। सही बात है। ये बात तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली मेंबर मुझे समझ में बात आती थी। अनायास ऐसा हुआ है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से लौटा था, और घर पर पत्नी और बेटे में, मतलब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे में उठा पटक हो रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा क्लास 1 में हर प्रॉब्लम होमवर्क का, क्लास वर्क का 0 करके आया था। एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनाया। क्वेश्चन था 7 into 5, 8 into 6, वो क्लास वर्क मिला था 10 क्वेश्चन 0। तो पत्नी का स्वाभाविक था गुस्सा हो जाना। उन्होंने हमको देखा तो कहा कि देखिए आपका बेटा तो अब गया, कुछ नहीं होने वाला है। तो आई आस्क्ड माय सन कि क्यों गलती हो गई। तो थोड़ा जिद्दी था, उसने कहा कि मिस बोल रही है कि लर्न करना होगा टेबल्स। मैं टेबल्स नहीं लर्न कर सकता।
मैंने कहा कि आप तो श्रीमान आप हैं, हम भी लर्न ही करके सीखेंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो बोला कि आप लर्न किए होइएगा, मुझे नहीं याद नहीं करना है। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो 2 थप्पड़ जोर से लगता जो पुलिसिया होता, या फिर उससे मैं कोई दूसरे रास्ते से निपटता। मैंने तय किया कि नहीं, मारना तो ठीक नहीं। उसको किनारे ले जाके हमने पूछा कि अगर बिना लर्न किए हुए टेबल्स में हो जाएगा, बन जाएगा टेबल्स, तुरंत खुश हो गया, बोला कि हाँ ऐसा कीजिएगा तो मैं करूँगा। एंड उसको मैंने टेबल्स समझाया, वो पकड़ने लगा टेबल्स, एंड देन ही ग्रू अप एज अ थिंकिंग चाइल्ड। देन आई रियलाइज कि टीचर होता क्या है। ओह, जो टीचर किसी बच्चे को थिंकिंग आदमी नहीं बना सकता है, वो बेकार है। रैशनल थिंकिंग वाली बात आ जानी चाहिए। पहले तो थिंकिंग, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है और 6 साल के बच्चे के साथ ये शुरू हो जाए कि ये मोबाइल यहाँ रुका ही हुआ क्यों है, नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है, ये क्वेश्चन लोग नहीं पूछेंगे। बिल्कुल, वो देख लेंगे, वो भी मान लेंगे कि हाँ ठीक ही है। ये अंतर पड़ गया जिस समय से मैंने उन लोगों के साथ बात करना शुरू किया कि उसे उल्टा सुल्टा ही हो सही, लेकिन कुछ ऐसा करते रहो कि वो सोचते रहे। they started questioning। और पुलिसिंग में भी मैंने यही किया था। जैसे जैसे सीनियर होता गया तो मैंने उनके हर एक्शन को क्वेश्चन किया। जब डिस्कशन करने के लिए मेरे जूनियर्स आते थे मेरे साथ, तो उनसे मैं पूछता था कि तुमने अरेस्ट किया तो क्यों किया, लाठी मारा तो क्यों मारा। तो जब उनके साथ मैं क्यों क्यों करता रहता था, तो उनको भी समझ में आता था कि मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं क्यों पूछता था, मैं जानने के लिए करता था कि कुछ सोच है कि नहीं है, ये पुलिस का एक्शन सोच के लेता है या बिना सोचे ही लेता है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एक ऐसे फोर्स का चीफ बनूं जिसका पुलिसमैन थिंकिंग पुलिसमैन। बिल्कुल, आई वांटेड टू हेड अ थिंकिंग पुलिस फोर्स, yeah, and you did that, एंड आई डिड इट टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल। आई डिड इट। yeah, of course। इसी को लोग कहते हैं कि मोराल खत्म हो गया पुलिस का, क्योंकि पुलिस का मोराल तभी होता है जब वो मारना पीटना शुरू कर दे। सही बात है, सही बात है। ये मारने पीटने से सर क्या ही होता है, सो तो मतलब फिर रूल ऑफ लॉ ही क्वेश्चन में आ जाता है फिर, कि आप बिना मतलब के मार पीट रहे हैं। अविनाश जी, आप लोग एडवोकेट हैं, हमको एक चीज बताइए कि क्या पुलिस वो सजा दे सकती है जो ट्रायल के बाद कोर्ट भी नहीं दे सकती है? और वो है लाठी। अभी ट्रायल हुआ नहीं उसका। सही बात है। और आप मान लिए कि कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है, और मान भी लिए तो कोर्ट भी वो सजा नहीं दे सकती। नहीं दे सकते कि मार पीट रही है, टॉर्चर कर रही है फिजिकली, आप करना शुरू कर दिए। धन लाठी चाहे मारे जा रहे हैं। तो आप जो कोर्ट को हक नहीं है देने का, वो भी ट्रायल के बाद, वो आप ट्रायल के पहले ही कर दे रहे हैं सारा कुछ। नहीं सर, और इसी के कारण से सर आपकी जो प्रतिष्ठा है वो अलग लेवल पर है आज भी समाज के बीच में। क्योंकि सर लॉयर्स, हम लोग सर लॉयर्स कम्युनिटी से हैं, तो कहा जाता है कि लॉयर्स आर कॉल्ड सोशल इंजीनियर्स, क्योंकि समाज के हर तबके के लोग उनके पास आते हैं केस मुकदमे को लेकर के। तो हम लोग सर पल्स जानते हैं, समाज का पल्स क्या है। और पल्स ये है सर कि पीपल कीप यू इन वेरी हाई रिगार्ड इवन आफ्टर रिटायरमेंट। आपके बाद सर बहुत सारे डीजीपी बिहार में आए। मैं खुद, दूसरे का तो मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद भी, मुझे ध्यान में नहीं है टाइमलाइन की किसके बाद कौन आए।
बट आपके बारे में पीपल फॉन्डली रिमेम्बर योर वर्क डेज, कि एक ऐसे डीजीपी थे जिनका काम करने का तरीका नॉर्मल जो रेगुलर पुलिस फोर्स का जो काम करने का तरीका होता है वो उनके अंडर में तो नहीं था, उनके अंडर में चीजें अलग तरीके से चल रही थी, और ये सब लोग मानते हैं सर। उसका रीजन वही है, क्योंकि मैं एक अच्छा टीचर था। एग्जैक्टली। और मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया कि बेटे तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, तुम क्रिटिक बनो अपने, और अपने आप से पूछो कि मैं इसको ऐसा जो कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम दे देंगे मैथ्स का, तो वो प्रॉब्लम का ये स्टेप जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, आ रहा है, कोई दूसरा क्यों, यहाँ एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हो, एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे हो। सही बात। और ऐसे ही मैंने उसको पढ़ाया भी। आज वो आईआईटी दिल्ली से मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का ग्रेजुएट है, जिसको 0 out of 10 आया। बेटा सर है ना? बेटा। क्या नाम है सर? श्वेतांक। श्वेतांक। वो आईआईटी दिल्ली से पढ़े, अगेन अ वेरी रेपुटेड प्लेस टू स्टडी। और वो भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथ्स तो ग्रेजुएशन में लोगों को हालत खराब हो जाती है लोगों की मैथ्स से करने में, नॉर्मल ग्रेजुएशन। और सर बेटी भी आईआईटी से पढ़ी, रुड़की की। वो उनका क्या नाम सर? रीचा। रिचा। उनका क्या स्ट्रीम था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। पूरी सर जो फैमिली है एकेडमिकली इतनी स्ट्रांग है, मतलब इट्स अ ब्लिस, ट्रू ब्लिस टू बी टॉकिंग टू यू सर। इसके बाद सर बीच के टाइमलाइन में सर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपका करियर काफी लंबे स्पैन में रहा। 77 से व्हेन यू रिटायर्ड आई थिंक इन 2014। तो सर बहुत लंबा सर्विस का पीरियड सर आपका रहा। जनरली इतना लंबा लोगों का नहीं रहता है, क्योंकि आप काफी कम एज में आप आ गए सर्विस में, 37 इयर्स। तो आई थिंक रिटायरमेंट तो 60 पे ही होती होगी सर। 60 years. You qualified in 23 itself. It means that you filled the form at 21, 22 only. Because it would have taken 1 year to complete the circle. Prelims, mains, interview. 21-22 साल में सर यूपीएससी कैसे निकाल लिए आप? मतलब बहुत बड़ी बात। मैं खुद ही जानना चाहता हूँ, दर्शक तो जानना चाहते ही हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यूरियस हूँ। 21 साल का लड़का, मतलब इतना प्रोएक्टिव तरीके से, बिना कोचिंग के, बिना कोई रिसोर्सेस के, कैसे ये सब कैसे हुआ सर? आप डिटेल में बताइए सर प्लीज। मैथ्स और फिजिक्स में कुछ करने की जरूरत थी नहीं। हाँ, क्योंकि मैथ्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। एक हमारे टीचर थे इंग्लिश के, जो पटना यूनिवर्सिटी के थे, इंग्लिश पढ़ाते थे वो। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ऐसे लिख दूंगा, उसको करीब कभी कभी देख दीजिएगा। अच्छा। उनसे परिचय था, अब वो नहीं है। तो उन्होंने हामी भर दी। वीक में एक दिन जाते थे, वो बोले थे कि इंग्लिश का एक ऐसे लिख लीजिएगा और लाके जो टॉपिक आपको लगे अच्छा लिख के दिखा दीजिएगा। तो वो मैंने दिखाया था उनको। हमको अभी भी याद है, उनका पहला कमेंट था, एक इंग्लिश का कोई टॉपिक का ऐसे लिख के ले गए थे, तो उन्होंने पूरा पढ़ के साइड में लिख दिया कॉन्स्टिपेटेड। तो मैंने कहा कि सर ये क्या लिख दिया, बता दीजिए। तो बोले कि पढ़ने से लगता है कि भाषा का ज्ञान है, ग्रामर ठीक है, भाव भी है, लेकिन विस्तार नहीं है इसमें। हाँ। इसीलिए मैंने लिखा है कॉन्स्टिपेटेड। हमने कहा सर हम लोग फिजिक्स में बहुत कंसाइसली समझते हैं, इसलिए जो भी फैक्ट होता है उसको क्रिस्प करके आपने लिख दिया, क्रंच कर देता है पूरा और तब लिख देता है। तो बोले यहाँ काम नहीं चलेगा,
थोड़ा विस्तार कीजिए। तो हम बोले कि सर ये रिपीट हो जाएगा फिर। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे लैंग्वेज में रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ। तो ऐसे ही उनके साथ 1 साल तक चलते गए, हो गया। और सर फिर आप फॉर्म भरे और सब कुछ आसानी से हो गया। तो फॉर्म भरते वक्त उम्र क्या थी सर आपकी? 21 साल। 55 का डेट ऑफ बर्थ है यस। और 76 में अपीयर हो गए थे। मतलब 21 साल में अपीयर हो गए और 22 साल में क्वालिफाई करेगा। आई मीन शॉक। 22 साल में। अभी तो सर इतना एलकेजी यूकेजी वगैरह स्टार्ट हो गया कि बच्चा फर्स्ट में नर्सरी में जाने में 5-6 साल लग जाता है। इतना उसका लेयर है, जबकि बच्चा 2.5 साल से पढ़ रहा होता है सर। आजकल 2-2.25 साल से माँ भेज देती है बच्चे को स्कूल में। कि माँ को भी घर में सर मोबाइल चलाना रहता है तो माँ भेज देती है बच्चा चलो जाओ किड्स वाले स्कूल में, प्ले स्कूल में। और बच्चा सर एलकेजी यूकेजी पता नहीं क्या क्या केजी होता है, नर्सरी तक जाते जाते 6 साल हो जाते हैं। और वो फिर फर्स्ट में 7 साल में जाता है, 10th करने में 18 साल हो जाता है, और फिर 12th करेगा तो 20 साल हो गए, ग्रेजुएशन करेगा तो 23 साल, तो यही हो गया। और फिर 1 साल एग्जाम में 24-25 हो जाएगा सर। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट निकालेगा तब भी 25 साल उसको लग जाएंगे यूपीएससी का एग्जाम निकालने में। इसके बाद सर आते हैं दूसरे पॉइंट पे सर कि बिहार जब अनडिवाइडेड था सर, मतलब जब झारखंड भी हमारा पार्ट था, रिसोर्सेस काफी ज्यादा थे। डेटा कहता है कि झारखंड के हटने के बाद जो हमारा मेजर रिसोर्स था, लगभग लोग कहते हैं 87%, एंड टू बी प्रिसाइज आई डोंट नो एग्जैक्टली, 87% रिसोर्सेस झारखंड में चले गए। जो वित्तीय ढांचा था वो हमारा एक तरह से तहस नहस हो गया। आप सर झारखंड के टाइम में आपने बताया कि रांची में ही आपकी वहां पे ट्रेनिंग हुई फिर पुलिस एकेडमी हैदराबाद से आने के बाद, तो वहां की सर क्या मेमोरी है आपकी जिसमें झारखंड था और रांची में जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी? तो झारखंड में मैंने जो सबसे लंबी पोस्टिंग की है वो है सीबीआई एसपी रांची। अच्छा, किस साल में सर? 1984 to 88। ओके। उसका एक इंसिडेंट आपको बताते हैं। अर्ली मॉर्निंग एक कॉल आया कि दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री भगवत झा आजाद आपको एक गेस्ट हाउस में बुला रहे हैं अच्छा। मिलने के लिए। हालांकि मेरा औपचारिक कोई संबंध सरकारी भी नहीं हो सकता था चीफ मिनिस्टर सर। चीफ मिनिस्टर से। हाँ। मैं चीफ मिनिस्टर की बात थी इसलिए मैं दौड़ा हुआ गया। हाँ। वो अकेले बैठे हुए थे मेरे लिए रांची में अपना कमरे में। हाँ हाँ। मैंने जो औपचारिक रूप से करना होता है वो करके तब उन्होंने कहा बैठ जाइए। हाँ। उन्होंने एकदम स्ट्रेट प्रश्न पूछा कि उस जमाने में छोटा नागपुर कहलाता था। हाँ। छोटा नागपुर में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अगर हम आपको कुछ केसेस हैंडओवर करेंगे तो आप अनुसंधान कर देंगे उसका। तो मैंने कहा सर तरीके के अनुसार ये केसेस आपको लाने होंगे भारत सरकार की तरफ से, जो औपचारिकता होती है। और वो सीबीआई डायरेक्टर को देंगे वो लोग। सीबीआई डायरेक्टर किस यूनिट को देंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर हमको देंगे तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना घुमावदार तरीका है ये सब जो है ये तो बना हुआ है, उसमें मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन तरीका यही हो, आप डायरेक्टली मुझे नहीं भेज पाइएगा। उसके बाद मैंने कहा कि सर अगर इजाज़त हो तो एक सलाह दूं आपको।
बोले हाँ बताइए। मैंने कहा सर, भ्रष्टाचार के मामले में जो कानून है उसमें सीबीआई को कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं होती। सही बात। जो शक्ति कानून में है, उस जमाने में सीआरपीसी था, आईपीसी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हाँ आईपीसी, प्रोसीजर्स इन लॉ, हाँ हाँ। ये सब स्टेट पुलिस को बहुत है, सब वहीं से दिया हुआ है स्टेट सर। आई मीन सीबीआई को भी वहीं से मिला है। हाँ हाँ। तो फिर आपके यहाँ जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उस पर आप क्यों नहीं भरोसा करते हैं? और उसमें आपके अच्छे अच्छे एसपीज हैं, हाँ। और नहीं है तो आप वहाँ अच्छे एसपीज ला के रख लीजिए और उनको कहिए कि ये काम कर दें, वो भी उसी पावर में करेंगे। तो सीबीआई को कोई सुरखाब का पर थोड़ा ही लगा हुआ है कि सीबीआई ही करेगी। सही बात है। ये मैंने उनसे 1980 आई थिंक 86-87 में बात कही थी, अच्छा, जब रांची वो में चीफ मिनिस्टर थे। ईयर हमको याद नहीं है। भागवत झा आजाद। भगवत जहाज। तो उन्होंने पूछा आपके नज़र में एसपी हैं ऐसे जो ये काम कर दे सकते हैं? हमने कहा हाँ सर हैं, और अच्छे अच्छे एसपी थे। तो हमने कहा आप इन लोगों को ट्राई कीजिए, लोग दे कैन डिलीवर। हाँ तो एक बहुत बढ़िया सेंटेंस उन्होंने कहा, हाँ। बढ़िया इन द सेंस कि ये बताती है कि अच्छे पॉलिटिशियंस के नज़र में भी क्या सोच थी अबाउट अच्छे ऑफिसर्स। दिक्कत ये है अभियानंद जी कि ये निकलेंगे अच्छी नीयत से, अच्छी जगह तक तो, नियति तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे, कुछ अन्य समस्याएं खड़ी कर देते हैं। तो उस समय मेरा दिमाग ठनका था कि ये क्या सोच है पॉलिटिशियंस की कि अच्छे पदाधिकारी अच्छी चीज तक पहुंच तो नहीं पाते हैं, हाँ। और खराब कोई नई नई समस्या क्रिएट कर देते। सही बात है। एक नई बात समझ में आई, एक सोच समझ में आई पॉलिटिशियंस की। सर, चीफ मिनिस्टर में मतलब पहली मीटिंग 1-to-1 कोई चीफ मिनिस्टर से आपकी वही थी, भागवत झा आजाद के साथ पहली? नहीं, ऐसा नहीं है। एक आध बार आई थिंक सही है, शायद वही, भागवत झा आजाद के साथ शायद पहली मीटिंग। और लास्टली मीटिंग चीफ मिनिस्टर में नीतीश कुमार के साथ। चीफ मिनिस्टर के साथ लास्ट मीटिंग वही नीतीश बाबू के साथ, एक अने मार्ग ऑफिशियल रेसिडेंस। ऑफिशियल रेजिडेंस, यस। लास्ट बात क्या हुई थी सर? यही उनकी इच्छा थी कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। जेडीयू। हाथ जोड़ के जेडीयू में आने के, हाँ। मैंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया था कि ये मेरी नियति नहीं है। हाँ, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं हम। लालू जी ज्यादातर कहते भी थे कि उनका छोड़ दिए वो पढ़े पढ़ावे वाला। लालू जी अपने भाषा में, गोपालगंज के भाषा में कहते होंगे। सही भी था। हाँ। लालू जी के साथ कैसा रिश्ता रहा आपका? न उन्होंने हमको कभी तंग किया, न हमने उनको कभी परेशान किया। अच्छा। जो हमको नहीं कहना होता था वो हम नहीं कह देते थे, हाँ हाँ। उम्मीद भी नहीं करते थे ज्यादा। 2014 में मतलब लालू जी ने आपको खुद ही बोला, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि जब डीजीपी से, जब डीजी फायर वाले में आप, डीजी फायर में जाने का मौका हमको स्वयं मैंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था नीतीश जी से कि अब हो गया 2.5 साल मैंने कर दिया, अब आप अपना नया डीजीपी ढूंढ लीजिए और मेरा जान बख्श दीजिए। हाँ। मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 15 दिन टाइम दे दीजिए, मैं नया
डीजीपी ढूंढ करके। तो उन्होंने ढूंढा और मुझे सूचना मिल गई, मैंने बिना नोटिफिकेशन के ही हैंड ओवर कर दिया और चले गए। कौन बने डीजीपी फिर? प्रमोद ठाकुर। अच्छा, प्रमोद ठाकुर। ओके सर, इनके नीतीश जी और लालू जी दोनों के चीफ मिनिस्टर रहते हुए आपने काम किया। बीच में राबड़ी देवी भी आई और जीतनराम मांझी भी आए कुछ समय के लिए। क्या टेक सर आपका है चारों के काम करने के तरीके में? देखिए, चीफ मिनिस्टर पर सिर्फ एक ही आदमी का, एक ही फंक्शनरी का इम्पोर्टेंस होता है सीएम के साथ, और वो है डीजीपी। अगर मान लीजिए मैं एसपी एक जिले का हूँ, तो सीएम कोई भी रहे, मेरे ऊपर क्या उसका असर ही नहीं पड़ता। सही बात है। क्योंकि मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है सीआरपीसी, आईपीसी, पुलिस एक्ट, कानून, उसके हिसाब से चलना है उसके मुझे। हिसाब से हमको चलना है। आप कोई भी रहिए, वहाँ फर्क क्या पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन डीजीपी में फर्क पड़ता है। तो डायरेक्ट सीएम से बात कर रहे हैं। डीजीपी का दो फंक्शन होता है, एक पुलिस विभाग को चलाना और केस मुकदमा का हिसाब किताब देखना। एक पुलिस विभाग के लिए नीति बनवाना। तो जो नीति बनवाने की बात है वो डीजीपी के रूप में आप नहीं कर पाइएगा जब तक कि आपको मुख्यमंत्री और सरकार का सपोर्ट नहीं रहे। उसके लिए सीएम से मदद की जरूरत होती है। आपका तो काफी लंबा टेन्योर रहा सर। जनरली 2.5 साल 3 साल कहाँ रहता है डीजीपी का टेन्योर? 4 साल भी लोग रहे हैं, लोग बहुत कम रहे हैं। अभी जैसे आलोक राज बने थे तो आई थिंक कुछ महीने में ही उनको हटना पड़ा। आरएस भट्टी भी रहे, कहाँ ज्यादा समय रहे। आनंद शंकर रहे, वो भी बहुत ज्यादा समय नहीं रहे। वैसे आपका टेन्योर कंपैरेटिवली बाय एंड लार्ज सर लंबा टेन्योर था। मेरा बहुत क्लियर था। मैंने इनफैक्ट आपको कॉन्वर्सेशन ही सुना देता हूँ जी। सीएम ने जब डिसीजन लिया, मतलब नीतीश बाबू ने, कि आप आइएगा, हमने तय किया है कि आपको डीजीपी बनाऊंगा, दस्तखत करने के बाद। अच्छा। तो मैं उनके पास गया और धन्यवाद देने के लिए, एक औपचारिकतावश होता है सीएम हाउस आप गए? सीएम हाउस। और हमने कहा कि सर आपने बनाया, हाँ, मैं आया हूँ धन्यवाद देने के लिए। हाँ, हाँ। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी मेरे में शक्ति होगी उसका मैं पूर्ण उपयोग करूँगा। क्या रिजल्ट मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम है, हाँ, हाँ। लेकिन प्रयास मैं पूर्ण करूँगा। एक रिक्वेस्ट केवल आपसे करूँगा कि जो कर सकूँगा मैं, उस जैसे आज से मैं डीजीपी फंक्शनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये फंक्शनिंग जब शुरू कर दूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि राजनीति क्या हो रही है, क्योंकि मैं पुलिसिंग करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। राइट। बट आपको अगर मेरे एक्शन से पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने लगे, ये मैंने उनको बहुत स्पष्ट कहा था। कब हो जाएगा आपको हम नहीं जानते हैं और हम पता भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हो जाने लगेगा आपको तो मालूम ही हो जाएगा। तो हमको कृपया बता देंगे कि अब अभयानंद जी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आप काइंडली छोड़ दीजिए, और मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं है। सही बात है। और ये ऐसे विरले लोग होते हैं सर। एकदम स्पष्ट आपको मैं बता रहा हूँ। आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस, जिस मोमेंट में आपको लगे कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमको बोल दीजिएगा, मैं छोड़ के चला जाऊँ। कहीं साइड में जैसे मैं गया
तो उस समय उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो अपना स्टैंड बदल रहे थे। बदल रहे थे। हम उनके साथ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशन में चल रहे थे, और हमको किसी से बात नहीं करनी होती थी एक्सेप्ट द चीफ मिनिस्टर। बस डायरेक्टली आपके नीतीश जी से बात होती थी। एकदम हाँ हाँ डायरेक्ट। हाँ ऐसे हम दूसरे से बात भी नहीं करते। हाँ हाँ, सही बात है। तो सर नीतीश जी के पहले मांझी जी का जो टेन्योर था कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, उसमें आपको कैसा फील हुआ? रहे ही नहीं। अच्छा 10 दिन रहे होंगे। अच्छा 10 दिन ही थे उस समय। ओके। और राबड़ी देवी के टाइम में सर? पता भी नहीं चलता था। राबड़ी जी के टाइम में पता भी नहीं चलता था, और हम वैसे किसी जगह पर थे नहीं जहाँ पर द्वंद्व होने की संभावना हो। आप जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री बने, आपके जब सर्विस में आए थे तो आप पे मुख्यमंत्री आई थिंक कर्पूरी ठाकुर थे। हम जब नौकरी में आए थे तो याद नहीं है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा होंगे जगन्नाथ मिश्रा। या कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। ओके। 1977 की बात। मतलब तब से अगर टाइमलाइन देखें सर 14 तक का, काफी चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया आपने। ये जो है ना, अर्लियर एज में जो होता है वो सीएम के साथ नहीं काम होता है, वो होता है डिपार्टमेंट के साथ। डिपार्टमेंट का। आपको हम शुरू में बताया कि कोई भी रहेगा, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास सीआरपीसी रहनी चाहिए, आईपीसी रहनी चाहिए, हम उधर आईपीसी देख रहनी लेंगे। चाहिए, काम हो रहा है। हाँ हाँ। Okay. सर जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं आईपीएस रहते हुए, तो सुपर 30 से जुड़ाव आपका कब होता है? इनफैक्ट यू आर द 2000 फाउंडर। 2002। आपने ही शुरुआत की, आनंद कुमार कहीं नहीं थे? नहीं नहीं थे, क्यों नहीं थे, साथ में थे। साथ में थे। और सुपर तो उसके पहले से भी थे। लेकिन सर सुपर 30 जो नाम आया वो 2002 में आया। हाँ, और आप फिजिक्स पढ़ाते थे उसमें बच्चों को, और बच्चों में काफी पॉपुलर थे आप। अब ये तो बच्चा ही लोग बताएगा। मेरे गांव के काफी लोग पढ़ते थे आनंद कुमार के पास, साइकिल वाइकल लेकर के वो लोग जाते थे पढ़ने के लिए। वो कुम्हरार वाला जो भागवत मिलन मंदिर के पीछे वाला है, तो दे यूज टू टेल मी। अभी तो एक उसमें मेरा दोस्त है संत जी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, तो आपसे फिजिक्स पढ़ा है सर। तो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट यू कि सर का जो पढ़ाने का मतलब, वो पढ़ाते पढ़ाते इंस्पायर कर जाते थे। और जो अभी आप बोल रहे थे ना कुछ पहले, टीचर और जो थिंकिंग क्रिएट कर दे, दोनों में डिफरेंस है, वही वाली बात है। टीचर जो एडुकेटर है, एक मोटिवेटर है, और एक जो इंस्पायर कर देता है, तो उनकी बात सर अलग हो जाती है। पढ़ाने का तो आज के डेट में सर कोई भी यूट्यूब में कुछ भी देख लेगा, 10 मिनट वीडियो, और बोले भाई अब हम पढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ी हो जाएगा, वो इंस्पायर कहाँ कर पाएगा सर। तो ये सर सुपर 30 का विवाद फिर क्या हो गया सर? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। विवाद 2 शब्द का है, प्रोफेशन एंड पैशन। हाँ। मेरे लिए टीचिंग वाज अ पैशन। यू आर नेवर अबाउट मनी। नेवर तो एवर। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, बिल्कुल। तो हर कोई आपके लाइफस्टाइल को जानता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग अपनी जगह पर है, जो इवन हाई थिंकिंग। जो मैं पढ़ाता हूँ, आज तो मुझे कोई ना सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन मिलता है, बट ये कोई नहीं कह सकता है मेरे बारे में कि मुझे पढ़ा करके उन्होंने कोई आर्थिक लाभ लिया। हाँ हाँ। 1 भी रुपए सर आपने नहीं लिया सुपर 30 से? कितने साल पढ़ाए सर? अभी भी मैं उसको संबोधित करता हूँ या उसका डेफिनेशन जो देता हूँ कि मैं जाता भी हूँ अपनी गाड़ी से, हाँ अपना डीजल अपना पेट्रोल, हाँ। पढ़ा के लौटता भी हूँ ऐसे ही। अब तो पहले कभी कभी चाय भी पी लेता था।
जो चाय पीना छोड़ दिया है तो वो भी नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ। 2002 से कब तक एसोसिएशन रहा सर सुपर 30 से? 6 और 7 तक। उसके बाद मैंने बुला के कह दिया कि तुम्हारा पैशन प्रोफेशन है, तुम करो अपना प्रोफेशन, मेरा पैशन है, मैं करूँगा। उस दिन तक तो नहीं पढ़ाया। बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने अप्रोच किया हमको, तो रहमानी 30 करके उन लोगों ने लाया। हाँ हाँ अब तो वो भी बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, बहुत बड़ा हो गया। और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पहली बार देखा कि उनके यहाँ भी उतने ही टैलेंटेड बच्चे हैं। वो निकल रहे थे आईआईटी के लिए, आईआईटी, नीट। हाँ। रहमानी 30 में कितने साल पढ़ा है सर? इनिशियल करीब 7-8 ईयर्स। ओके, तो काफी लंबा समय पढ़ा है। हैंड होल्डिंग कर दिया हमने। अच्छा। उसके बाद मैंने देखा कि वो उनकी संख्या बड़ी हो रही है और व्यवस्था भी बड़ी हो रही है, तो हमने कहा अब आप लोग कर सकते हैं अपने से भी, कभी कभी चले जाते। अभी भी तो सर सुपर 30 में लगभग 6-7 साल पढ़ा है ना? हाँ। और रहमानी में भी 7-8 साल। और उसके बाद फिर पूरे कंट्री भर में बहुत लोगों ने इसको चलाया है। हाँ सब लोग अपने अपने तरीके से चला रहे हैं। वो लोग आते हैं सीखने के लिए कि कैसे चलता है सर। इवन गुजरात में इंस्टीट्यूट्स आ गया है। हाँ मैं कभी गया ही नहीं हूँ, लेकिन वो लोग मेरी प्रेरणा पर चला रहे हैं। अच्छा, गुजरात में कोचिंग चल रहा है एंड दे आर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम यू। अच्छा, तो बिजनेस जो हब है गुजरात का, वो लोग भी अब कोचिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। यस, मैं कभी गया नहीं क्योंकि अब उम्र हो गई है, कितना घूमने का शौक नहीं। हम्म। लेकिन वो लोग अभी भी फोन करके वीडियो दिखा के सर ऐसे कर रहे हैं, क्राइसिस आ रहा है, फलाना प्रॉब्लम आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कीजिए। रहमानी 30 सर, किनका नाम क्या है सर, जो ओनर है? उनका तो देहांत हो गया, मौलाना अब वली रहमानी साहब। अच्छा, अभी उनके बेटे चला रहे हैं। ओके सर, सुपर 30 और रहमानी 30 में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? कुछ नहीं, सब सेम है, पूरा मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि दोनों में आप ही थे। पटना में 2 सेंटर हो गया, गया में सेंटर है, तो ये बच्चे सब पहुंचते हैं आईआईटी में। वहां तक कोई किसी को नहीं जानता है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो सबको मालूम हो जाएगा कि सबके जड़ में अभयानंद है। ठीक। रहमानी 30 में तो गया में भी है ना, सुपर 30 में गया में था। अच्छा, आनंद कुमार तो मतलब कि अब मतलब पढ़ाते नहीं हो, सिर्फ इधर उधर मतलब लेक्चर ही दे रहे हैं सब जगह घूम घूम करके पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में घूमने के लिए पैसा चाहिए, पॉकेट में आप चले जाइए। मैं कहीं जाता नहीं। सही बात है। रिटायरमेंट के बाद सर कैसी लाइफ है, क्योंकि आप बिल्कुल शहर से हट करके एम्स के तरफ आप रह रहे हैं और बड़े प्यारे घर में रह रहे हैं, बस से स्वांतः सुख है। हाँ, शांति है, शांति यही सब मैं कुछ है। चाह रहा था, क्या करना है, जितना भागना दौड़ना था, तनख्वाह लिए थे पुलिस का, सरकार का, तो काम कर दिए सरकार का। जब आप सर डीजीपी थे तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम बिहार में होता है। रणवीर सेना के मुखिया बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हो जाती है आरा में, और वो आरा के थे और वो आप उसमें डीजीपी थे। हम सब लोगों ने टीवी पे देखा, अखबारों में पढ़ा कि आपको नीतीश जी ने वहां पे भेजा। कैसे, क्या हुआ था को सर? नहीं भेजा, वो मेरा कर्म था जाना। आप खुद ही गए? कोई भेजता नहीं था। अच्छा, पुलिसिंग करने के लिए किसी को भेजने की हमको जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। क्योंकि वो मेरा दायित्व था, तो मैं जा रहा हूँ। आप खुद मतलब सुओ मोटो आप गए, और नीतीश जी ने कुछ फोन करके बोला सर? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाउ यू हैंडल
दैट सब मैं इसलिए अगर कोई सर्जन है और उसको एक क्राइसिस आ गया सर्जरी का, तो किसी से पूछने जाएगा क्या? सही बात है, अगर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी है, सही बात उसको पेट में इंसिजन देना है कि छाती में देना है, यू आर इंस्टेंटली यू आर इन आरा। ये जनरली एसपी को टाइम जितना लग जाता है जाने में एक जगह से दूसरे जगह पे, कहीं पे स्पॉट ऑफ द ऑफेंस पे जाने में, आप बड़े मतलब बहुत टाइमली आप पहुंचे वहां पे। और इसमें पहुंचे, हम लोग टीवी पे देख रहे थे कि उसमें काफी अप्रोर था, लोगों में काफी आक्रोश था, आप भीड़ को समझाते नजर आ रहे थे, आप एकदम बीच में थे, सेंटर में, एंड यू आर ट्राइंग टू काम देम डाउन। कैसे, क्या था सर, मंजर क्या था, बताइए थोड़ा। मंजर तो आपने टीवी पर देखा ही होगा। अब ये है ना कि डीजीपी केवल आनंद के लिए नहीं होता है बिल्कुल, कि ऑफिस में बैठ गए एसी में एसी में और चाय वहाँ कॉफी पी से रहे। चाय कॉफी पी करके। हाँ अगर क्राइसिस में आपका कोई एसपी है हाँ और सीरियस क्राइसिस है, और हम देख रहे हैं कि वो क्राइसिस अगर नहीं हैंडल किया तो कुछ भी हो जा सकता है, और सिर्फ आरा में नहीं होगा, वो पूरे स्टेट भर पूरे में स्टेट में, पूरे पैन पैन बिहार बिहार वो आग लगती है। आग लग जाती। तो फिर सिर्फ एसपी आरा ही नहीं जलते उसमें, हम्म, वहां से एसपी अरवल भी जलते और एसपी जहानाबाद भी जलते। जलते। तो मैंने तय कर लिया कि इसको हमको हैंडल करना होगा। एसपी कुछ भी है तो बच्चा है, बिल्कुल, काफी कम और एज है। उसके बाद जो हमको डांटना होगा हम डांटेंगे उसको, लेकिन पहले तो उसके लिए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और वो मैंने किया। बिल्कुल। फिर सर जब पटना, उसके बाद जब यहाँ पे घाट पे आते हैं अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पे, तो बीच में काफी काफिला था। आई थिंक कि मेमोरी में इंदिरा गांधी की जब हत्या, असैसिनेशन हुआ था, या फिर बाल ठाकरे का हुआ, मतलब जब बाल ठाकरे स्वर्गवास किए, काफी भीड़, हुजूम था। ठीक उसी लाइंस पे आरा से लेकर के पटना की सड़कें, इनकम टैक्स पे, मैं उसमें जा रहा था बोरिंग रोड के लिए, 4 घंटे जाम, 5 घंटे जाम, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, इतनी गाड़ियां थी, लोग के इमोशंस थे। कुछ लोग तो रो रहे थे, कुछ लोग सड़क पे लेट गए थे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या कर दी गई, जो किसान के इतने बड़े रहनुमा थे, किसान के लिए लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, लाल झंडे गाड़ दिए गए थे। उस समय उन्होंने उनके प्रोटेक्टर के रूप में, जब राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, तब उन्होंने किसान भाइयों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया एक तरह से। उनके लिए जेल में यातनाएं सही, जेल में रहे, जेल में गए। तो बहुत सारे लोग थे जो कि आरा से लेकर के पटना राजधानी तक, हार्ट ऑफ द सिटी, डाक बंगला चौराहा तक लाइन लगी थी सर, हुजूम था। और ये विजुअल सबके पास अभी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है। कैसे देखते हैं सर इस चीज को? एक चीज बताइए, अगर हम 2 साल का एक स्पैन लें, तो इस तरह की घटनाएं जिसमें रोड जाम हो गया, लोग सड़क पर लेट गए, इस तरह की 2-4 बातें आपने कही जी, वो इमोशंस था सर लोगों का। सही है। तो ये 2 साल में कितनी बार होता होगा इस राज्य में? कभी नहीं, कभी नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। और आपके टर्म में तो 2.5 साल में कभी, हमने तो, क्योंकि उसमें मेरा कॉलेज यहीं पे था, पढ़ाई कर रहा था लॉ की, कभी भी ऐसा नहीं सुना कि जाम लगा या कुछ भी इस तरह बड़े लेवल पे। क्योंकि ये घटनाक्रम ही इस तरह से हुआ था कि एक इतने बड़े इंसान जो अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, ऑफ कोर्स उनके ऊपर चार्जेस लगे। उस व्यक्ति को आप हटा दीजिए, जी ये जो घटना की इंटेंसिटी है, जी, ये कितने बार आपने देखा है? आप जहाँ जहाँ सड़कें चलती रहती हैं, सड़कें बनती रहती हैं, जी, इसी शहर में कितनी बार आपने देखा है कि 4-4 घंटे तक जाम लगा हुआ है? कभी नहीं सर। 4 घंटे का जाम आपने देखा ही नहीं है पटना में।
कभी कभी सर दशहरा वगैरह या हनुमान मंदिर, ये हनुमान जी का जब होता है, बजरंगबली का या रामनवमी की शोभा यात्रा जहाँ जहाँ निकलती है, सड़कें बनी हैं, अब ओवरब्रिज वगैरह। ओवरब्रिज बन गया है। हाँ जब वो बन रहा था तो 4 हाँ, घंटे का तो- जाम देखे थे कि नहीं? हाँ, उसमें जाम तो सर लगता ही है। अभी मेट्रो का जब बन रहा है उसमें भी जाम सर काफी लग रहा है। पटना मेट्रो का जो काम चला उसमें भी जाम लग रहा उससे ज्यादा विभत्स क्या हो? है। घंटा के हिसाब से सर घंटा, मैं तो सर ये, क्योंकि उसमें सर मैं पढ़ाई कर रहा था लॉ की, और ये सब जितनी भी चीजें थी वो लॉ से ही रिलेटेड है, चाहे वो मर्डर हो मुखिया जी का, या फिर ये जाम वगैरह हो। तो उसमें मेरे मन में सर जो थिंकिंग था, या फिर मेरे ही मन में नहीं, जो भी लॉ पढ़ रहे थे सबके मन में ये थिंकिंग था कि ऐसे सिचुएशन में पुलिस डिपार्टमेंट को भी क्या मतलब करना क्या चाहिए, उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली लोगों लाठी पे तो नहीं मार लाठी भी नहीं मार सकते। लाठी नहीं मारना चाहिए। हाँ, उसमें गोली हुआ, तो बिल्कुल नहीं। उसमें हुआ भी था सर, एक भी लाठी नहीं चली थी। इनफैक्ट एक जिप्सी में आग भी शायद लगाया गया था इनकम टैक्स पे, इफ यू रिमेम्बर सर। उसका वो कोई सरकारी जिप्सी थी जी और उसका रिकवरी भी हो जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा, इंश्योरेंस से रिकवर हो जाएगा। लेकिन कोई मर जाएगा, लेकिन जो आदमी मर जाएगा उसका रिकवरी नहीं। रिकवरी नहीं होगा। और सर एक पे अगर उस तरह का अटैक होता है, अगर एक भी मौत हो जाती, उसके बाद तो किसी के कंट्रोल में कंट्रोल भी नहीं रहता, फिर वो बिल्कुल मूवमेंट हो जाता पूरा का पूरा। एक तो पहले ऑलरेडी मर्डर। हम एक छोटी समस्या के निदान के लिए जी, एक ऐसी समस्या क्रिएट, बड़े समस्या को पैदा कर दे। ये कौन सी अकलमंदी है? जैसे तो आप बहुत अच्छे तरीके, वो कितने दिन में सर मामला ठंडा हो गया था फिर? अगले दिन एक दिन में मामला कॉमन नॉर्मल हो गया फिर। ओके। ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एक पिटीशन पड़ा था और हमको नोटिस मिला था। हमने कहा कि नहीं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डायरेक्टली नोटिस दिया था। अच्छा। तो हमने पूछा भी कि कोई पब्लिक को परेशानी हुई जिसमें उन्होंने कंप्लेन किया हो, हाँ। वैसा कंप्लेन हमको भी दिखा दीजिए। नहीं था एक भी। तो बिहार का ह्यूमन राइट्स कमीशन था या फिर इंडिया वाला नेशनल? बिहार। अच्छा, बिहार, BHRC। तो BHRC वालों ने मतलब स्वयं कॉग्निजेंस लेकर के सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के भेज दिया। और हमने उनसे पूछा था कि सर हमको बता दीजिए कि कौन इंडिविजुअल है जिसको इतनी परेशानी हुई कि उसने एक पिटीशन लिख करके आपको दिया और आपने नोटिस किया। हाँ 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 हाँ, किसी को परेशानी नहीं सर। इनफैक्ट मैं तो बता रहा हूँ कि जो जाम वाम भी लगा, मैं खुद ही आ रहा था, उसे बोरी रोड के लिए जा रहा था, और हमारे कुछ दोस्त लोग भी थे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और क्योंकि जो एक स्मूथ मूवमेंट बना हुआ था वो हो रहा था, वो लोग आ रहे थे जा रहे थे, और लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि लोग और जो भी फंसे हुए थे वो जान रहे थे कि हुआ क्या है, किस आफ्टरमैथ में ये चीजें हो रही सही हैं। बात है, तो सब लोग जान ही रहे थे, तो हम अपने से इंस्टिगेट क्यों क्यों करें? सही बात है, सही बात है। फिर एक सर जो, क्योंकि रणवीर सेना के जो चीफ थे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, तो उनके ऊपर पॉलिटिकल बहुत सारे केसेस भी हुए, बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे, और कुछ केसेस में उनको जेल भी जाना पड़ा। फिर जेल से वो आए, फिर वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, फिर उनका मर्डर हो जाता है, और आज तक टिल डेट जब आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें सर फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी। हाँ मेरे पास जितना दिन इन्वेस्टिगेशन था, मैंने जो एविडेंस टेक्निकल आ सकता था वो ला करके चार्जशीट कर दिया था, लेकिन वो ट्रायल क्या हुआ नहीं हुआ बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि एक बार बिहार पुलिस से इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया। हाँ हाँ, फर्दर उसकी जानकारी मैंने नहीं रखी। ओके सर, एक आपके नाम पे एक मूवी आ रही थी, उसकी कंट्रोवर्सी क्या? आई थिंक 2018 में, 2018 में। वो मेरे नाम पर नहीं थे, वो सुपर 30 के नाम पर। हाँ, सुपर 30 के नाम पे, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। ओके, कोई संबंध नहीं। जो मूवी बनकर के आई
सुपर 30 में। उस मूवी से मेरा कोई संबंध कोई संबंध नहीं है, लेकिन सर उसमें आपका नाम उसमें डायरेक्ट नहीं, मेरा नाम नहीं था। गूगल वगैरह में सर सब जगह पे ये जो यूट्यूबर्स वगैरह है उन्होंने भी वीडियो बनाया काफी कि अभयानंद सर का कंसेंट नहीं था इस मूवी को लेकर के, क्योंकि उनके रोल को लेकर के, क्योंकि आप मेरा उसमें कोई इन्वॉल्व। रोल उसमें है नहीं, हाँ मेरा कोई रोल उसमें नहीं है और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। जी सर, इतना लंबा करियर था सर 37 इयर्स का, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी रहे होंगे, बहुत सारी परेशानी भी कभी कभी आई होगी सर, कुछ अगर आप बताना चाहें। 37 इयर्स की सर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या थी आपकी? कंट्रोवर्सी तो सरकारी नौकरी में रहती ही है थोड़ी बहुत। जी हमने कभी बहुत तवज्जो दिया नहीं उसको। जी, कभी सर परेशानी आई हो सर कि मैं लग रहा है कि मैं प्रेशर में हूँ, बीइंग एन आईपीएस, कोई केस ऐसा हो, पॉलिटिकल प्रेशर कुछ आ रहा हो? नहीं, केस में खास करके जो लॉ से रिलेटेड मैटर्स होते थे उसमें मेरा अप्रोच सिंपल था, जो लॉ कहेगा कर देंगे, जो कोर्ट को करना होगा कर लेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपराइट बिल्कुल रहे, यू नेवर बोट डाउन अंडर एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, कैसे सर इतनी मजबूती कहाँ से लाए? क्योंकि मैं बीइंग अ लॉयर सर, मैं डेली कोर्ट में देखता हूँ बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, नॉट ओनली इन आईपीएस और पुलिस सर्विसेज, एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो आईएएस हो या किसी और पोस्ट पे हो, दे ऑल सकम टू इधर पॉलिटिकल प्रेशर और फाइनेंशियल प्रेशर और बाहुबल। वो वही लोग सकम करते हैं जो इच्छा रखते हैं कोई चीज की, ऐसा कर देंगे तो हमको एक पद मिल जाएगा या ट्रांसफर मिल जाएगा। अंडर द टेबल कुछ अंडर चाहते द हैं। टेबल पैसा ही केवल नहीं है, हाँ हाँ हाँ, और भी चीजें हैं, तो वो मैंने कभी इच्छा रखी नहीं। कुछ प्रमोशन मिल जाएगा या फिर रिटायर करेंगे तो कुछ कहीं बना देंगे, ट्रिब्यूनल वगैरह में कहीं भेज देंगे, कहीं कमीशन वगैरह में। ये तो बिल्कुल ही नहीं था। नहीं, आपका तो सर बिल्कुल ऑफ कोर्स, मतलब जो सकम करते हैं प्रेशर में, हाँ, अगर आपको चाहिएगा तो सरेंडर करना ही क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग तो करना पड़ेगा। एक और विवाद हुआ सर आपको लेकर के, एक आईपीएस ऑफिसर ही थे, उन्होंने कास्टिस्ट रिमार्क लगाया आपके ऊपर कि अभयानंद सर ने अपने हाई पोस्ट का, मतलब आप सीनियर थे, सीनियर पोस्ट का मिसयूज करते, उन्होंने जो शब्द कैटेगोरिकली बोला कि मिसयूज करते हुए मुझे पब्लिकली डिमीन करने की कोशिश की। कौन? आई थिंक नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आलोक समथिंग करके कुछ, वो भी आईपीएस ही थे, और सर एग्जैक्टली इफ आई कैन कनेक्ट इट, आलोक कुमार सर, डीआईजी। अच्छा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने सर एक केस फाइल किया, आलोक कुमार डीआईजी, आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए कि अभयानंद सर ने मुझे पब्लिकली। वो इमेजिन कर रहे होंगे तो हम नहीं जानते लेकिन फैंसी डिजायर्स केस कर दिया, उठे और अगर इमेजिन कर रहे होंगे तो हम नहीं जानते हैं। किसी मामले में इम्प्लीकेट कर दिए। ये सर ये जो टाइमलाइन है सर कि जिस समय जो आपने बताया शुरू में ही कि लालू जी ने बोला आपको कि हमरा एकर में कोई हाथ नहीं बानी, वो डीजी वाले में, फायर वाले में, डीजीपी से जब आए तो सुशील मोदी ने उसमें एक बयान दिया था, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे और पहले डिप्टी सीएम भी थे नीतीश जी के साथ, उन्होंने एक बयान दिया था कि ये लालू जी का ही हाथ है और लालू जी ने ही
के कहने पे, बिहेस्ट पे नीतीश कुमार ने ऐसा किया है कि अभयानंद जैसे सीनियर और अपराइट पुलिस ऑफिसर को डिमोट कर दिया, डीजीपी से डीजी बना दिया। एक ही इंसिडेंट में कई एंगल से लोग देखते रहते हैं। हाँ मेरी भी जो जानकारी है उस इंसिडेंट के बारे में होगी वो मैंने आपको बताया। हाँ अब कौन दूसरे लोग भी उसमें एसोसिएटेड थे इसकी जानकारी नहीं, और केयर भी हम नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जब कोई पर्सनालिटी कल्ट फिगर हो जाती है, बड़ी फिगर हो जाती है, तो उसको लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और क्योंकि अब ऑफ कोर्स सुशील मोदी उसमें अपोजिशन में थे, तो अपोजिशन तो दे वुड बी ड्रैगिंग कि ये लालू जी। सिंपल है ना कि अब जैसे ये चीज रखी हुई है सामने में, मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ, उस साइड से कोई दूसरे एंगल से देखेंगे, हाँ, हो सकता है हमको नहीं पता चले कि जो दूसरा एंगल है वो क्या है, बट अपना एंगल हम जानते हैं कि क्या हुआ है, और वो मैंने आपको बता दिया। आपने जो किताब लिखी सर, अनबाउंडेड, फिजिक्स एक्सपीरियंस लाइफ एंड क्या है सर? माई एक्सपीरियंसेस विथ फिजिक्स, पुलिस, सुपर 30 एंड लॉ। लॉ, अच्छा लॉ भी, ओके। तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स इन लॉ बहुत किया है। हाँ ऑफ कोर्स सर, क्योंकि ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में जो शायद कोई नहीं करता, हाँ हाँ और उस बुक में मेंशन्ड है। जैसे अच्छा मेंशन किया आपने। एग्जाम्पल ही आपको हम बता देते हैं, सिंपल लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग में एक ब्लॉक में प्रॉब्लम है, टेंशन है, इतना टेंशन है कि दोनों साइड से बंदूक निकला हुआ है, हाँ हाँ और एक पर्टिकुलर वोटिंग होना है ब्लॉक में। एसडीओ और हम दो आदमी इंटीरियर में रोहतास के चले गए, डीएम ने भेज दिया जाइए आप लोग। अब जा करके एसडीओ ने कहा कि 144 लगवा दीजिए, 144 सीआरपीसी। सीआरपी। तो किताब तो ठीक है, सीआरपी हो गया, इन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मेरे पास जगह ही नहीं है, आदमी नहीं है, फोर्स नहीं है। थाना में कितना फोर्स रहता है? सही बात है। तो हमने कहा एसडीओ साहब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, रुकिए बैठिए, हम समझाते हैं क्या करना होगा। और हम भी एकदम नए थे, पहला चार्ज था सब डिवीजन का। अच्छा, तो हमने बैठा दिया, दोनों पक्ष को बंदूक ले करके दोनों साइड में बैठ गए लोग। हाँ उसके बाद 107 का एक रिपोर्ट लिखवाया थानेदार से, अबेटमेंट का 107 का रिपोर्ट की इमिनेंट फियर ऑफ। अच्छा अच्छा, सीआरपीसी मुझे आईपीसी वाला वर्ड, अच्छा सीआरपीसी का वर्ड, नॉट 7 का। हाँ, इमिनेंट थ्रेट फियर। हाँ 10-10 आदमी से दोनों साइड में साइन करवा लिए। जब साइन हो गया तो हमने कहा कि लीजिए, अब एक कोर्ट हो रहा है एसडीओ साहब का, वहीं कोर्ट करवाया उनसे, और सबसे 116 का बॉन्ड भरवाए। हमने कहा कि अब आप आराम कीजिए सब लोग, जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो इसका DW अब अटैच होगा सब। तो उसी लॉ को हमने स्पॉट पर 3 घंटे में इम्प्लीमेंट करा लिया। ये एक्सपेरिमेंट है, नहीं तो 107 का रिपोर्ट लिखा ही रह जाता है, यहाँ गोली चलती रहती है। और तो आपकी पहली पोस्टिंग थी? और मेरी पहली पोस्टिंग थी, कहीं से सुने भी नहीं थे। हाँ हाँ। तो ये स्पॉट पर, ये क्या है, फिजिक्स का सॉल्यूशन है। हाँ, प्रॉब्लम आया कैसे सॉल्व करेंगे, और ऐसे ऐसे अनेकों केसेस हैं, अनेकों। दैट इज व्हाई आई सेड माय एक्सपेरिमेंट्स इन लॉ, प्रैक्टिकल लॉ को एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए। तो अनबाउंडेड सर, बुक का नाम अनबाउंडेड क्यों रखे? इसलिए कि हम लोगों को समझाया जाता है कि तुम बाउंड हो बाय लॉ। अच्छा, हमने कहा कि नहीं, हम मेरा दिमाग को अब बाइंड नहीं कर सकते हैं। राइट। मेरा दिमाग खुलेगा तो सब तरफ दौड़ेगा। इट कैन नॉट बी कन्फाइंड विद इन द 4 walls।
रहेगा वो पैरामीटर रहेगा 4 वॉल्स लॉ का ही, हाँ लेकिन उसी के अंदर नए नए एक्सपेरिमेंट हाँ करेंगे और हर बिल्कुल। सिचुएशन के अनुसार एक्सपेरिमेंट हो। बिल्कुल एंड यू डिड इट And I विद did it. एप्लॉम। और आपको कहिएगा तो मैं सुना दूंगा। एसपी के लेवल पर एज डिस्ट्रिक्ट एसपी आई हैव बीन कॉल्ड टू द चेंबर ऑफ द चीफ जस्टिस। हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ नहीं, Chief Justice पटना of हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट। ओके हाउ डिड यू डू दिस? हमने जब एक्सप्लेन कर दिया उनको तो हमने कहा सर अब बता दीजिए क्या करना है। हाँ हाँ They said, नहीं देखो लॉ में तो तुम कर ही सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा सा सर उतनी समझदारी है, जी ऐसा नहीं है कि मैं असमझ आदमी हूँ। फिर एक्सपेरिमेंट किए इलेक्शन के दौरान एज डिस्ट्रिक्ट एसपी। चीफ मिनिस्टर एकदम मीटिंग में आग बबूला, तो चीफ सेक्रेटरी बुलाए हमको, बोले क्या कर दिए हो तुम लोग? हमने कहा सर यही किया है लॉ। बोले देखो अब हम लोग सब भूल गए लॉ, अब तुम जो किए हो उसको लिख के दे दो, चूंकि चीफ मिनिस्टर बिगड़े हुए हैं। कौन से सर चीफ मिनिस्टर उसमें? डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह। अच्छा सत्येंद्र नारायण सिन्हा। और चीफ सेक्रेटरी कौन थे? चीफ सेक्रेटरी एक बहुत सब बढ़िया आदमी थे, उनका नाम बोल रहे हैं, आंध्रा के थे, आईएएस, बहुत वंडरफुल पर्सनालिटी। ही सेड देखो चीफ मिनिस्टर भी अभी पार्टी के आदमी है, ही इज मोर ऑफ अ पार्टी मैन एंड अ कंटेस्टेंट देन अ चीफ मिनिस्टर। केवल इतना ही है कि उन्होंने रेज किया है, इसलिए तुम भी लिख के पहले ही से रिकॉर्ड पर रख दो। अच्छा एडवाइस था। बिल्कुल। आई थिंक पीएस अप्पू नाम था उनका। अच्छा आप सर ये किशोर कुणाल आपसे सीनियर थे या जूनियर थे? 5 साल सीनियर थे। वो आपसे सीनियर थे 5 साल। ओके उनकी भी पॉलिसिंग की काफी चर्चा रही कि काफी बढ़िया काम किया उन्होंने। मेरी एक समझ है कि हर पुलिस ऑफिसर का अपना स्टाइल होता है काम करने का। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो भी स्टाइल आपका हो कानून के अंदर रहना, दायरे में रहना चाहिए। दायरे में रहना। बिल्कुल। अब जैसे कोई न्यूटन का लॉ वायलेट नहीं होगा, नेचर कभी करेगा ही नहीं। न्यूटन का लॉ अप्लाई कैसे होगा ये जो फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्वर है वही जानता है। सही बात है, सही बात। प्रकृति का जितना चीज आप यहाँ देख रहे हैं ये सब न्यूटन का लॉ फॉलो कर रहा है। हाँ 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 लेकिन किस परिस्थिति में वो लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है ये रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वहीं पर क्यों बैलेंस किया हुआ है, नीचे क्यों नहीं है, ऊपर क्यों नहीं चला गया, दाहिने बाएं कहीं नहीं गिर गया, वहीं पे कैसे है, स्टैटिक क्यों है। क्वेश्चनिंग, रैशनल थिंकिंग, वो न्यूटन का लॉ ही समझा देगा। बिल्कुल। फिजिक्स में तो सर सारे के आंसर्स लॉजिकल आंसर्स हैं। गांव में एक कहते हैं शब्द है कि गलत थेथराई करना, बिना लॉजिक के बात करना। और फिजिक्स में क्या है कि हर चीज का एक प्रॉपर लॉजिक है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि कोई शक्ति है जो इसको ऐसे रखे हुए है यहाँ, वो शक्ति अगर मैं एसपी हूँ तो मैं ही हूँ। तो नीतीश जी ने सर जब आपको बोला पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए लास्ट में 14 में जब आप रिटायर हो रहे थे, क्योंकि सीएम का ऑफर मिलना भी बहुत बड़ी बात है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ऑफर मिला, और कैसे मतलब कैसे आपने डिक्लाइन कर दिया? कभी फीलिंग नहीं लगा कि पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहिए? उसका मुख्य कारण था कि मैं किसी भी तरीके से भीख नहीं मांग सकता हूँ।
पॉलिटिक्स में आने का मतलब है कि सबसे भीख मांगते चलिए, हाथ जोड़ते चलिए। हाथ जोड़ते चलिए, वोट दीजिएगा, हाँ। नहीं कर सकते। आरजेडी से कभी ऑफर आया सर? नहीं नहीं, बीजेपी, बीजेपी से तो आया होगा? नहीं? नहीं ऐसा कोई बड़े लेवल से तो नहीं आया था, और आता भी तो रिजल्ट यही। रिजल्ट यही था, जाना ही नहीं है। और जन सुराज को कैसे देखते हैं, अभी जो नई व्यवस्था बनी है बिहार में, प्रशांत जी को कैसे देखते हैं? प्रशांत जी ने जो कहा कि या तो फर्श पर या अर्श पर, हाँ। बात वही है। एग्जैक्टली। इट इज टू न्यू, एंड लोग इतने हताश हो चुके हैं राजनेताओं से हाँ हाँ। कि वो एक्सेप्ट ही करने को नहीं तैयार होते हैं, और जो अगर कहीं कर देंगे तो बड़ी चीज हो जाएगी। प्रशांत किशोर तो आपको भी ऑफर दिए ज्वाइन करने का? पार्टी ज्वाइन करने का नहीं, लेकिन सपोर्ट करने think का, tank। आइडियाज, थिंक टैंक के रूप में रहने का। क्योंकि उनको लगता है कि शायद तजुर्बा है, तजुर्बा तो है ही। बिल्कुल, बहुत तजुर्बा है। 37 साल सर्विस में होना, और लास्ट नीचे के रैंक से एएसपी से डीजीपी तक जाना। कितने आईपीएस लोग डीजीपी बन पाते हैं सर? बहुत कम बन पाते हैं। बनने को तो बन ही जाते हैं। सारे कहाँ से बनेंगे? आप बिहार में तो रैंक 1 पे थे आईपीएस में 1977 में, और ऑल इंडिया रैंक 9 पे थे। कैसा फील हुआ जब रैंक 1 पे नाम अपना देखे होंगे लिस्ट में कि आईपीएस एक तो क्वालिफाई कर गए, और उसमें भी रैंक 1 पे आ गया आईपीएस में? मेरा जो सिविल लिस्ट है उसमें नंबर 1 पोजीशन था बिहार। अच्छा, तो हाउ इट फेल्ट सर? अच्छा लगता है। अभी आप इतने हम्बल होके बोल रहे हैं कि उसमें तो चिल्लाए होंगे, खुशी में हंसे होंगे, कुछ बोले होंगे। नहीं। ये भी एक चांस की बात है कि आप आ गए। तो उसमें भी सर आप बिल्कुल काम का बोझ थे मैंने कभी उत्तेजना व्यक्त नहीं की है कभी भी लाइफ में। तो उसमें तो सर कुछ इंटरनेट ये सब फोन वोन कुछ था नहीं, तो चिट्ठी आई होगी घर पे? हाँ, नोटिफिकेशन निकला। अच्छा, तो पिताजी ने देखा था पहले? उस समय मैं ट्रेनिंग में था, किसी मित्र ने ही बताया था, याद नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और पुलिस एकेडमी की कोई यादें सर? बहुत। हैदराबाद की कोई एक सबसे गोल्डन जो मेमोरी हो आपकी? एक बहुत बड़ी सीख डायरेक्टर ने मुझे दी थी 1-to-1 में। अच्छा मुझे राइडिंग का शौक था। अच्छा, घुड़सवारी करते हैं सर आप अभी? यस। ओह ग्रेट। तो उन्होंने एक टीम बना के हम लोगों को रवाना किया। मैं जा रहा था अकेले राइड करते हुए, खेत खलिहान होते हुए, तो रास्ते में घोड़ा रिफ्यूज कर दिया चलने से। अच्छा। हम भी बहुत उसको हैंड लगा रहे थे, हम परेशान भी हो रहे थे। मेरे डायरेक्टर भी पीछे से, वो भी अकेले ही आ रहे थे। अच्छा, वो भी घोड़े घोड़े पे थे? वो भी घोड़े पे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? हाँ, सर ये तो चल ही नहीं रहा है। हाँ, बोले बात समझ में नहीं आ रही है, जब एड़ मारने पर भी कोई जानवर नहीं चले तो समझो उसको कोई तकलीफ है। हाँ। तुमसे कोई तकलीफ है या उसको कोई तकलीफ? उतरो और देखो क्या हुआ है। When I got down, I found कि उसका हॉर्स शू निकल गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। खून आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत बड़ी चीज थी कि सिर्फ डांटने से काम नहीं चलेगा। लर्निंग है सर। इनफैक्ट अभी आपने बोला, मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। 1-to-1 थे, उनका देहांत हो गया डायरेक्टर साहब का। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए थे। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई आपका काम नहीं किया, इंस्पेक्टर दरोगा डांटे जा रहे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। अन्यथा वो अगर सही काम होगा और
आप उसके बॉस हैं तो क्यों नहीं करेगा। सही बात है। अभी सर जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डेली पढ़ा रहे हैं लगभग, और गांव में जाकर के आप पढ़ा रहे हैं, आपकी उम्र तो सर अब लगभग 71 हो गई। 72। 72, स्टिल गोइंग स्ट्रांग, स्टिल मतलब पढ़ाने की वही जज्बा, इच्छा, जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर की, वो अभी भी जारी है। बिल्कुल भूख हो, हंगर, बिल्कुल। डेली पढ़ाते हैं और गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। यस। कैसा फील होता है सर, इतने जब गरीब बच्चे जो आर्थिक रूप से एकदम हाशिए पे हैं, उनको जब आप पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। और आई थिंक अनपैरेलल्ड है, वो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। और वही बच्चे से फिर कल को चल करके अमेरिका में उनको जॉब, IIT हो जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं, तो कैसा फील होता है सर उसमें आपको? रियली अच्छा लगता है। जिनके पास एक में खाने के पैसे नहीं थे और वो लॉस एंजलिस में फ्लैट खरीद के रह रहे हैं, तो इट मस्ट बी फीलिंग सर रियली रियली गुड। लास्टली सर, वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ आवर पॉडकास्ट। आप सर आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत साधारण, ईश्वर ने तुमको एक बहुत बढ़िया ऑर्गन दिया है दिमाग। जो यहाँ रखा हुआ है। इसको किसी के पास गिरवी मत रखना। ये तुम्हारा है, इसमें इनपुट जाने की व्यवस्था है, सुनना, सूंघना, देखना, ये जितने इनपुट्स के रास्ते हैं सबको ओपन रखा करो। लेकिन जब प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है, वो पता नहीं चलना चाहिए कि किस इनपुट से आया, और सुनने से आया कि देखने से आया। वो तुम्हारा होना चाहिए। बिल्कुल। और सर बिहार के जो हमारे यूथ है सर, क्योंकि सर आप बिहार में रह रहे हैं और बिहार को आप समझ आपने जिया है सर बिहार को, तो बिहार की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं सर, हर चीजों को लेकर के। यहाँ पर पलायन बहुत ज्यादा है, उतने अच्छे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो बिहार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नॉट ओनली यूथ, एज अ होल बिहार के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ टू इम्प्रूव अपॉन द सिचुएशन? पीछे चलने की टेंडेंसी को बंद कीजिए। हाँ, और लीडर बनना सीखिए। बिल्कुल, वेल सेड सर। We have to set the benchmark for ourselves, and Bihar has a glorious history. हिस्ट्री लेके कितने दिनों तक उसका जाप करेंगे। हाँ, अब तो खुद की कहानी लिखनी होगी। So thank you so much sir, thank you so much my dear viewers। हमारे और आपके सब लोगों के बीच में अभी आप सब लोगों ने अभयानंद सर को देखा, सुना, समझा। इनके बातों के पीछे के लॉजिक को समझिएगा, मर्म को समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। कोई कितना भी जीनियस हो, कितना भी आउट ऑफ बॉक्स उसकी थिंकिंग हो, वो अनुभव को खरीद नहीं सकता। और सर का अनुभव 37 years in the service as an IPS officer till the DGP सर का अनुभव है, और उसके बाद भी अब 11 साल हो गए। तो लगभग इतना लंबा चौड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस, एंड इन एडिशन टू ऑल दिस, ये सर जैसा कि सर ने बताया, सुपर 30 और रहमानी 30 इन सबसे एसोसिएटेड रहे। इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में जो बच्चे आर्थिक रूप से निर्धन थे, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आते थे, सबको सर ने उठाया, और आज सब लोग बड़े बड़े जगहों पे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IAS, IPS, वकील और जज बनकर के सेवा दे रहे हैं।
तो आप सब लोग सर के पॉडकास्ट को देखिएगा, समझिएगा और सोचिएगा जरूर, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ, ऑफ कोर्स आप अगर पूरे पॉडकास्ट को आप देखिएगा तो सर की बातों से आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वो सीखना सिर्फ आपकी तरफ ही और आपके तक ही लिमिटेड और कन्फाइंड नहीं होना चाहिए। आपके दोस्तों को, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप शेयर करिए और सर की बात को जन जन तक पहुंचाइए। तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। हमारा सोल जो पर्पस है पॉडकास्ट का वो यही है कि जो समाज के बड़े महापुरुष लोग रहे हैं, जिनका जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उनसे हमारे आने वाले जनरेशन और जो जनरेशन अभी है एग्जिस्टिंग, उनको सीखने का मौका मिले, वो सीखे, समझे और जीवन में आगे बढ़े और समाज को एक नई दिशा दे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद अविनाश जी। एंड माय डियर व्यूअर्स, आप सब लोग हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड से जुड़े रहिए। सर का जो एपिसोड है अभयानंद सर का, ये आपको जैसे ही मिलेगा साथ साथ में आपको क्लिप्स भी मिलने लगेंगे, शॉर्ट क्लिप्स। शॉर्ट क्लिप्स का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि सर से यूपीएससी के बारे में बात किया तो 2-3 मिनट का क्लिप होगा, ताकि आप आसानी से उसको देख सकते हैं, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट, जो हमारा सीरीज का नाम है, चैनल का नाम है यूट्यूब कोर्ट कचहरी बाय अविनाश, को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you keep getting the regular notifications whenever and wherever the video is uploaded. Thank you everyone for watching. Jai Hind, Jai Shri Ram.